नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब हम इतिहास पेपर की बात करते हैं तो उनमें 3 खंड हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो दोस्तों, भारत के ऐसा कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है जिनमें आधुनिक भारत के इतिहास से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, खासकर वनडे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या कोई भी राज्य का स्टेट पीसीएस, चाहे वो दरोगा हो, एसएससी का हो, सभी एग्जामिनेशनों में आधुनिक भारत के इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम एक सीरीज चला रहे हैं जिनके माध्यम से आप सभी को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले हम कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये सब्जेक्ट पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्यों यह प्रत्येक एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आधुनिक भारत का इतिहास इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो संक्षेप में मैं बता दूं दोस्तों। आधुनिक भारत का इतिहास में ये वर्णित किया गया है कि जो हमारे देश की आज़ादी हुई है, इनमें कौन से व्यक्ति, कौन से महापुरुष, कौन से क्षेत्र में योगदान दिए हैं, किस प्रकार से योगदान दिए हैं हमारे आज़ादी में, तो उन्हीं को हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में। तो अगर जब आप ये चीज़ें जान लेंगे कि आधुनिक भारत में यही सब पढ़ने हैं, तो निश्चित तौर पर आपको एक इंटरेस्ट जगेगा आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने में। तो हम सभी आम नागरिक, खासकर स्टूडेंट, सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि जो हमारे आज़ादी में, हमारे देश की आज़ादी में कौन महापुरुषों ने किन से क्षेत्रों में, कौन से कार्यक्रम द्वारा, कौन से नियमों द्वारा उन्होंने अपने आंदोलन को जारी रखकर आज़ाद दिलाया भारत को, तो उन सभी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास में हम सभी क्या पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम दोस्तों, मैं यहाँ कुछ टॉपिक का नाम लिखा हूँ जिनसे आपके सारे टॉपिक आधुनिक भारत के इतिहास को मैं कवर कराऊँगा। तो प्रथम है यूरोपीय कंपनियों का जो है भारत में आगमन। जो यूरोपीय कंपनियाँ हैं वो भारत में आगमन हुए हैं, उनके कौन कौन से यूरोपीय कंपनियाँ थे या यूरोपीय देश है जो भारत में आगमन हुआ है, उनके बारे में जानेंगे। फर्स्ट जो लेक्चर होगा। सेकंड है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव रहा है, उनके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उनके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है अन्य जन आंदोलन, जो कि 1757 से 1858 के बीच जो भी जन आंदोलन हुए हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों भारत में शिक्षा विकास जो हुआ है अंग्रेज के समय में, उनके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है भारतीय समाचार पत्रों का भी इतिहास रहा है, किस प्रकार से उस पर सेंसरशिप लगाए गए थे, किस प्रकार से कौन से उस समय समाचार पत्र ज़्यादा प्रचलित में थे, उन सब के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कि 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण, जो हमारे सामाजिक एवं संस्कृति आंदोलन के माध्यम से जो जिन महापुरुषों ने भारत में योगदान दिए हैं, जो आंदोलन चलाए हैं, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों किसान विद्रोह और आंदोलन। तो किसान विद्रोह, आज़ादी समय किसान विद्रोह भी बहुत हुए थे, उनके बारे में जानेंगे। उनके बाद है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जानेंगे। और लास्ट में जो है भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ है उनके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूं इसी वीडियो के माध्यम से। तो सर्वप्रथम हम यूरोपियों जो कंपनियों का भारत में आगमन हुआ है उनके बारे में हम जानते हैं। इन्हें मैं 2 खंड में विभाजित किया हूं। मैं 2 लेक्चर में इस टॉपिक को समाप्त करूंगा आपको। तो आपको ध्यान से, आपको हमारे साथ चलना है, तभी आप अच्छे रूप से, क्रमबद्ध रूप से आपकी तैयारी हो पाएगी आधुनिक भारत के इतिहास में। मैं आपको वादे के साथ कहता हूं कि जो मैं इस लेक्चर के माध्यम से बताऊंगा, आपको कोई भी एग्जामिनेशन में अपवाद स्वरूप ही क्वेश्चन छूटेंगे, अन्यथा नहीं छूटेंगे। आप अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप लेक्चर देखने के बाद ज़रूर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो। तो
दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सर्वप्रथम यूरोपियों का जो आगमन हुआ उनका थोड़ा सा मैं परिचय दे दूँ। तो परिचय ये है कि मध्यकाल में भारत और यूरोप से व्यापारिक संबंध थे। ये व्यापार मुख्यतः भारत के पश्चिमी समुद्र तट से लाल सागर और पश्चिमी एशिया के मध्य से होता था। तो आपको ध्यान में रखना है कि मध्यकाल में से ही भारत और यूरोप के व्यापारिक संबंध थे। और किस रूप से व्यापार होता था? तो पश्चिमी समुद्र तट, लाल सागर और पश्चिमी एशिया के मध्य से होता था। नेक्स्ट पॉइंट है, यह व्यापार मसालों और विलास की वस्तुओं से जुड़ा था। मसालों की आवश्यकता यूरोप में ठंडी के दिनों में जो है मांस को सुरक्षित रखने और उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए पड़ती थी। तो जो मसालों की यूरोप में इस कारण आवश्यकता थी क्योंकि वहाँ पर ठंडी जो मौसमों में दिनों में मांस को सुरक्षित रखने के लिए उसकी उपयोगिता थी। नेक्स्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पुर्तगीज राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने लंबी समुद्री यात्राओं को संभव बनाने के लिए दिक्सूचक यंत्र तथा नक्षत्र यंत्र दिक्सूचक यंत्र और नक्षत्र यंत्र के द्वारा गणनाएँ करने वाली तालिकाएँ और सारणियों का निर्माण कराया, जिससे समुद्र की लंबी यात्राएं संभव हुई। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ऐसा कौन से राजकुमार था या कौन सा देश का राजकुमार था जिन्होंने लंबी यात्राओं के संभव बनाने के लिए दिक्सूचक यंत्र तथा नक्षत्र यंत्र के द्वारा गणनाएँ करने वाली तालिकाएँ और सारणियों का निर्माण कराया। तो उसका नाम क्या है? हेनरी द नेविगेटर। आपको याद रखना है कि हेनरी द नेविगेटर जो कि पुर्तगाली हैं, राजकुमार है, इन्होंने ही लंबी समुद्री यात्राओं को संभव बनाने के लिए दिक्सूचक और नक्षत्र यंत्र का आविष्कार किया। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि 1486 में पुर्तगाली नाविक जो हैं बार्थोलोम्यो ने उत्तर मासा अंतर्द्वीप तथा वास्को डी गामा ने भारत का खोज 1498 में खोज किया। तो आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उत्तर मासा अंतर्द्वीप का खोज किया है। तो बार्थोलोम्यो, आपको ध्यान में रखना है, बार्थोलोम्यो जो कि ये भी पुर्तगाली नाविक थे, उत्तर मासा अंतर्द्वीप का खोज किया तथा वास्को डी गामा आप तो जानते ही हैं कि भारत का खोज 1498 ईस्वी में किया है। अब दोस्तों आपने जाना यूरोपियों का जो आगमन है, इसी प्रकार से इसके मैं आप परिचय के बारे में बताया। अब मैं जो देश भारत में क्रमबद्ध रूप से आए हुए हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब आप यूरोपियों का आगमन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको एक बातें याद रखना है, PDEDF। तो मेरा कहने का, याद करने का एक आपको तरीका मैं बता रहा हूँ। P मतलब पुर्तगाल होता है, D मतलब डच, E मतलब अंग्रेज, D मतलब डेन, F मतलब फ्रांस। तो आपको याद रखना है कि जैसे आप जानते हैं PDF तो आप जानते ही हैं, उनको PDED बीच में घुसा देना है आपको। तो आपको याद रखना कि किस क्रोनोलॉजी से भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ है। पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, इंग्लैंड, डेन और फ्रांस। तो आपको इस प्रकार से याद रखने हैं। तो दोस्तों अब मैं स्टार्ट करता हूँ, पुर्तगालियों के बारे में जानता हूँ। तो सर्वप्रथम पुर्तगाली जो है, प्रथम पुर्तगीज तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मनिक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 ईस्वी को कालीकट भारत के समुद्र तट पर उतरा। तो आपको याद रखना है कि कौन से प्रथम पुर्तगालीज जो यूरोपीय यात्री थे जिन्होंने भारत की यात्रा की, तो वो है वास्को डी गामा। कितने दिनों की इसकी समुद्री यात्रा थी? 90 दिनों की थी। और इनका जो यात्रा के बाद जो है
अब्दुल मानिक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 में जो है 1498 को कालीकट समुद्र तट उतरा। तो आपको ये बातें याद रखना है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब्दुल मानिक ये नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से इन्होंने 1498 में कालीकट भारत के समुद्री तट पर उतरा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कि कालीकट के शासक, जो कालीकट के शासक थे जमोरियन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, लेकिन कालीकट के समुद्र तटों पर पहले से ही व्यापार कर रहे अरबों ने इसका विरोध किया। तो देखिए इस पॉइंट से आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे कि कालीकट का शासक कौन था जिस समय वास्को डी गामा भारत आए थे। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है जमोरियन है। और एक प्रकार से इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वास्को डी गामा जब भारत आए तो उनको कौन सा व्यक्ति ने उनका स्वागत किया था, तो जमोरियन ने किया था। तो वास्को डी गामा पुर्तगालीज आने के पहले वहाँ पर कालीकट समुद्र तटों पर कौन ऐसे शासकों ने, कौन से शासकों ने पुर्तगाली का विरोध किया था, तो अरबों ने वहाँ पर पहले से ही अरब लोगों ने वहाँ पर व्यापार कर रहे थे, इस कारण से पुर्तगालीज का वहाँ पर उन्होंने विरोध किया। तो इस प्रकार से आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि वास्को डी गामा ने भारत में काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगीज व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। तो देखिए कितना महत्व था भारत में व्यापार करने का। काली मिर्च का जो जिनका पुर्तगाली ने व्यापार किया उनमें 60 गुना अधिक मुनाफा उन्होंने कमाया, इस कारण से पुर्तगालीज का जो है भारत में अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पुर्तगालियों की 2 प्रमुख उद्देश्य थे। तो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि पुर्तगालियों का जो भारत में आगमन हुआ उनका क्या प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो प्रथम उद्देश्य ये है कि अरबों और वेनिस के व्यापारियों का भारत से प्रभाव समाप्त करना था। तो प्रथम पुर्तगालीज का जो उद्देश्य रहा कि अरबों और वेनिसों का जो है व्यापारियों का जो भारत में उसका ज़्यादा महत्व था, उनको प्रभाव को समाप्त करना है। सेकेंड ये था कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना है। तो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार एक ये भी लक्ष्य था पुर्तगालीज का। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट है पुर्तगाली शासकों द्वारा पूर्वी व्यापार को विशेष प्रोत्साहन तथा शाही एकाधिकार प्रदान किया गया। तो पूर्वी व्यापार जो है उसको विशेष प्रोत्साहन दिया गया तथा शाही एकाधिकार दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया के नाम से नाम दिया गया। तो जो पुर्तगाली हैं, पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य का जो नाम दिया गया है एस्तादो द इंडिया, आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं और आने की भी संभावना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल 1500 ईस्वी था। तो देखिए वास्को डी गामा का नाम तो प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि वो कौन सा दूसरा पुर्तगाली यात्री था जिनका जो भारत में आगमन हुआ था या भारत में यात्रा किए थे, तो उनका नाम क्या है पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल। तो आपको याद रखना है कब किया है, इन्होंने यात्रा कब किया है, तो 1500 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आए, तो 1502 ईस्वी में। आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। मैं आपको पहले ही बता दिया कि इनमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपके कोई भी एग्ज़ाम हो उससे प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो वास्को डी गामा जैसा कि आप जानते हैं कि पहली बार 1498 ईस्वी में उन्होंने भारत आया था। सेकेंड जो है उन्होंने 1502 ईस्वी में उन्होंने यात्रा की। नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्वी जगत के काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने 1503 में कोची भारत में अपने पहले दुर्ग की स्थापना की। तो देखिए आपको कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मसालों का व्यापार और एकाधिकार प्राप्त करने के लिए जो है उन्हीं के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कहाँ पर, कोचीन में, भारत में ही है, कोचीन में पहले दुर्ग की स्थापना की। तो आपसे एग्जाम में स्पष्ट पूछे जा सकते हैं प्रश्न कि पुर्तगाली द्वारा प्रथम दुर्ग की स्थापना कहाँ पर किया गया था,
तो आपको याद रखना है कोची में कब किया गया था, 1503 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से लेकर 1509 तक इनका टेन्योर रहा है, उनका आगमन हुआ है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए पहले आपने जाना कि कौन से प्रथम पुर्तगाली भारत आए, उनके बाद आपने जाना कि कौन से दूसरे पुर्तगाली यात्री आए, लेकिन यहाँ पर है प्रथम पुर्तगाली वायसराय जिनको भारत में आगमन हुआ तो वो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रथम वायसराय पुर्तगाली जिनका भारत में आगमन हुआ था तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। आपको अगर पूरी नाम याद नहीं रहती है तो आप अल्मेडा भी याद रख सकते हैं। कब आया इन्होंने, 1505 में। कब तक रहा इन्हें, 1509 तक। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, 1503 में अल्मेडा जो कि पुर्तगाली वायसराय हैं, अल्मेडा ने टर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर कब्जे के बाद पुर्तगाली जो हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली हो गए। तो जो कि अल्मेडा थे, उन्होंने 1503 में टर्की में, गुजरात में, मिस्र में संयुक्त सेना को पराजित किया, हराया। उनके बाद द्वीप पर अधिकार कर लिया। जैसे ही वहाँ पर द्वीप को कब्जा में लिया, उनका जो हिंद महासागर में है उनका सबसे अधिक शक्तिशाली बन गए पुर्तगाली। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अल्फांसो डी जो है अल्बुकर्क। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1503 में भारत स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में आया था। 1509 में इसे भारत में वायसराय नियुक्त कर दिया गया। तो दोस्तों एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में आपने देखा कि सर्वप्रथम जो पुर्तगाली वायसराय कौन था, प्रथम वायसराय जिनका भारत में आगमन हुआ था वो था कौन, अल्मेडा। अब सेकेंड वायसराय जो कि अल्बुकर्क है, जो कि अगर आपको नाम याद नहीं रहता है तो आप डायरेक्ट यही याद रखें, अल्बुकर्क, जो 1503 में भारत में स्क्वाड्रन जो है कमांडर के रूप में आया था। इसको 1509 में जो है भारत में वायसराय नियुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपने देखा कि प्रथम वायसराय जो अल्मेडा थे, लेकिन अल्बुकर्क को ही पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक भारत में माना जाता है। तो आपको याद रखना है, अल्बुकर्क पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क ही हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीन लिया, जो कालांतर में भारत में पुर्तगीज व्यापारिक केंद्र की राजधानी बनाई गई। तो आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि ऐसी कौन से पुर्तगाली व्यक्ति थे जिन्होंने बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा छीन लिया था। तो आपको याद रखना है, अल्बुकर्क हैं जो बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा छीन लिया और जो कालांतर में भारत में पुर्तगीज व्यापारी जो केंद्र का राजधानी भी बनी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व जो है एशिया की व्यापारिक मंडी मलक्का और हुरमुज पर अधिकार कर लिया। तो दक्षिण पूर्व जो एशिया है उनमें व्यापारिक मंडी है मलक्का और हुरमुज पर अधिकार किया। इसके समय में पुर्तगाली भारत में शक्तिशाली नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हुआ। जब इन्होंने वहाँ पर अधिकार कर लिया मलक्का और हुरमुज में, तो इनकी जो शक्तिशाली नौसैनिक जो है शक्ति के रूप में स्थापित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से निम्न वर्गीय पुर्तगालियों को भारतीय महिला के साथ विवाह करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पुर्तगालियों द्वारा ऐसा कौन सी नीति या कौन सा ऐसा नियम अपनाया गया था जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुर्तगाली की संख्या भारत में यहाँ पर बढ़ाना है। तो उन्होंने क्या किया है, पुर्तगाली के निम्न वर्गीय जो समुदाय थे, निम्न वर्गीय लोग पुर्तगाली,
उनका जो है भारतीय महिलाओं के साथ विवाह के लिए प्रोत्साहित करते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा जो कि पुर्तगालियों का जो प्रोत्साहन करने का, जो भारत में प्रोत्साहन करने के लिए ये नीति अपनाया गया था। आपको ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अल्बुकर्क ने अपनी सेना में भारतीयों की भी भर्ती की थी। तो आपको ध्यान में रखना है, अल्बुकर्क जो है पुर्तगाली की वास्तविक वायसराय, जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं भारत में, तो उन्होंने जो है अपने सेना में भारतीयों की भी भर्ती, मतलब भारतीय सेना में भारतीयों को भी भर्ती किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत में आए पुर्तगाली वायसराय नीनू डी कुन्हा, क्या नाम है, नीनू डी कुन्हा 1529 से 38 ईस्वी में ने 1530 में कोची की जगह गोवा को राजधानी बनाया। तो आपको याद रखना है कि भारत में आए पुर्तगाली जो है, पुर्तगाली वायसराय नीनू डी कुन्हा, जो कि इनका टेन्योर रहा है 1529 से 38 तक। 1530 में कोची की जगह गोवा को राजधानी बनाया। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले आपने अल्मीडा जो कि वायसराय थे, सेकेंड आपने देखा अल्बुकर्क ने, थर्ड आप देख रहे हैं नीनू डी कुन्हा। तो आपको ये बातें याद रखना है, कोची की जगह गोवा को राजधानी इन्होंने बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, डी कुन्हा ने सेंट थोमा मद्रास, हुगली बंगाल, दीव काठियावाड़ा में पुर्तगाली जो है पुर्तगीज बस्तियों की स्थापना की है। तो आपको ये बातें याद रखना है। पुर्तगीज वायसराय जो है जोवा डी कैस्ट्रो, देखिए ये चौथा वायसराय हैं पुर्तगीज के। तो जोवा डी कैस्ट्रो ने पश्चिमी भारत के चारू 1531 में, दीव 1532 में, सालसेट और वेसिन 1536 में और बम्बई पर अधिकार किया। तो आपसे एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वैसा कौन सा पुर्तगाली वायसराय थे जिन्होंने भारत के चारू, दीव, सालसेट, बेसिन या बम्बई पर अधिकार किया था। तो वो जोवा डी कैस्ट्रो है। तो ये चौथा वायसराय था पुर्तगाली का। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पुर्तगीज जो है पूर्वी तट के कोरोमंडल समुद्री तट से मछलीपट्टनम और पुल्लिकट शहरों से वस्त्र एकत्र करते थे। तो कहाँ से वस्त्र, जो कपड़ा है वो कहाँ से एकत्र करते थे, तो मछलीपट्टनम और जो है पुल्लिकट शहरों से वस्त्र एकत्र करते थे। मलक्का तथा मनीला आदि पूर्वी एशियाई देशों से व्यापार के लिए नागापट्टनम बंदरगाह को पुर्तगाली प्रयोग करते थे। तो मलक्का और मनीला में, इन सभी पूर्वी देशों के एशिया में जो व्यापार करने के लिए नागापट्टनम बंदरगाह पुर्तगाली द्वारा प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बंगाल के शासक महमूद शाह द्वारा पुर्तगालियों ने 1534 में चटगांव और सतगांव में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त की। तो जो बंगाल के शासक थे, बंगाल के शासक महमूद शाह द्वारा पुर्तगालियों ने 1534 में चटगांव और सतगांव में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त की। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, चटगांव बंगाल के बंदरगाह को पुर्तगाली महान बंदरगाह की संज्ञा देते थे। तो आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे कि पुर्तगाली द्वारा कौन से बंदरगाह को महान बंदरगाह की संज्ञा देते थे। तो चटगांव है, चटगांव बंगाल में। तो उस समय तो बंगाल को जो है चटगांव बंदरगाह को पुर्तगाली महान बंदरगाह की संज्ञा देते थे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पुर्तगालियों ने अकबर की अनुमति से हुगली तथा शाहजहां की अनुमति से बंदेल जो है बंदेल में कारखाना स्थापित किए। तो आपको ये बातें याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि पुर्तगालियों ने किनकी अनुमति से हुगली में अपने कारखाना स्थापित किए। तो वो कौन है, तो अकबर द्वारा। उसी प्रकार से शाहजहां की अनुमति से बंदेल में कारखाना स्थापित किए। नेक्स्ट पॉइंट है, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर जो है एकाधिपत्य प्राप्त कर यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर भी वसूली की। तो देखिए हिंद महासागर में जो व्यापार होता था उनको भी, जो भी जहाज़ वहाँ से गुजरते थे उनसे कर की वसूली करते थे पुर्तगाली द्वारा। तो पुर्तगालियों ने काटेज आर्मेडा जो है काफिला पद्धति द्वारा भारतीय तथा अरबी जहाज़ों को काटेज या परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश से वर्जित कर दिया गया था। तो जो काटेज आर्मेडा काफिला है उनके बिना अरब और भारतीयों को
जो है जहाज़ों को बिना परमिट के अरब सागर में प्रवेश से वर्जित कर दिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों पॉइंट कि अरबी और भारतीय जहाज़ों को जिन्हें कार्टेज प्राप्त होता था को काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। तो आपको ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है पुर्तगालियों ने काफिला प्रणाली के अंतर्गत छोटे स्थानीय व्यापारी के जहाज़ों को समुद्री यात्रा के समय संरक्षण प्रदान किया। इसके लिए जहाज़ों को चुंगी देनी होती थी। तो कार्टेज एक तरह से यूँ कहें तो कार्टेज आर्मेडा जो है काफिला प्रणाली जो था एक प्रकार से जहाज़ को चुंगी देना था, जहाज़ों को चुंगी देनी होती थी तभी आपको परमिट मिलता था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि पुर्तगाली अधिकार वाले क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए मुग़ल सम्राट अकबर को भी पुर्तगालियों से कार्टेज या परमिट लेना पड़ा। तो आपको ध्यान में रखना है अकबर जैसे महान शासक को भी पुर्तगालियों से ये परमिट लेना पड़ा था व्यापार करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 1632 ईस्वी में शाहजहां ने पुर्तगालियों के अधिकार से हुगली को छीन लिया था। औरंगजेब ने चटगांव के समुद्री लुटेरों को सफाया कर दिया था। तो आपको ये बात याद रखना है शाहजहां ने 1632 में पुर्तगालियों के अधिकार से हुगली को छीन लिया था। अधिकार से जिनको शाहजहां ने पुर्तगालियों के अधिकार से हुगली को छीन लिया और औरंगजेब ने चटगांव के जो समुद्री लुटेरों को सफाया किया। नेक्स्ट पॉइंट है पुर्तगालियों ने भारत या पूर्वी के साथ व्यापार के वस्तु विनिमय का सहारा नहीं लिया। यहाँ से वस्तुओं की खरीद में पुर्तगीज जो है सोना, चांदी, अन्य अनेक बहुमूल्य रत्नों का प्रयोग करते थे। तो वस्तु विनिमय का सहारा इन्होंने नहीं लिया था। जो आप जानते हैं कि वस्तु का विनिमय आप लोहा देंगे तो उधर से कुछ दूसरा वस्तु गेहूं दे दिए, तो इस प्रकार का नियम पुर्तगाली द्वारा सहारा नहीं लिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि पुर्तगाली जो है मालाबार और कोंकण तट से सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात करते थे। मालाबार तट से अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील आदि का निर्यात होता था। तो आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पुर्तगाली द्वारा ऐसा कौन सा तट था या कौन सा क्षेत्र था जहाँ से सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात किया जाता था। तो वो है कोंकण तट। मालाबार तट से क्या क्या है, अदरक है, दालचीनी है, चंदन है, हल्दी है, नील है आदि का निर्यात होता था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि उत्तर पश्चिमी भारत से पुर्तगाली जो है राफ्टा वस्त्र जो है जीन्स आदि ले जाते थे। जटामांसी बंगाल से दक्षिण पूर्व एशिया से लाख, लौंग, कस्तूरी आदि क्रय करते थे। तो आपको ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत से केवल काली मिर्च के खरीद के लिए पुर्तगाली प्रति वर्ष भारत से सिर्फ काली मिर्च की खरीद के लिए प्रति वर्ष 1,70,000 जो है क्रूजेडो भारत लाते थे। तो आपको ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है पुर्तगाली गवर्नर जो है अल्फांसो डिसूजा। यहाँ पर नेक्स्ट अब उनके गवर्नर आ गए हैं। वो सभी वायसराय थे लेकिन ये पुर्तगाली गवर्नर हैं जो कि अल्फांसो डिसूजा 1542 से 45 के साथ प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। मैं फिर से बता दूं आपको, यहाँ पर कहता है कि पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा जिनका जो टेन्योर रहा है 1542 से 45 ईस्वी के साथ प्रसिद्ध जो है जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया था। तो आपसे एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वैसा कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिनके साथ जो है प्रसिद्ध जेसुइट फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए थे। तो वो है अल्फांसो डिसूजा या इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अल्फांसो डिसूजा के साथ कौन से प्रसिद्ध संत भारत आए थे। तो फ्रांसिस्को जेवियर है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पुर्तगाली गोवा दमन द्वीप पर 1961 तक शासन किए हैं। तो दमन द्वीप पर पुर्तगाली द्वारा कब तक शासन किया गया? 1961। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पुर्तगालियों के भारतीय व्यापार के पतन के निम्न कारण थे। तो आपको याद रखना है जो पुर्तगाली भारत पर तो इन्होंने व्यापार करते थे लेकिन इनका आगे चलकर इनका पतन हुआ। तो कौन से प्रमुख कारण थे वो जान लेते हैं।
तो भारतीय जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता की भावना थी इनकी। नेक्स्ट है गुप्त रूप से जो है व्यापार करना, डकैती, लूटमार को अपनी नीति का हिस्सा बनाना भी था। नेक्स्ट पॉइंट है नए उपनिवेश ब्राज़ील की खोज की थी। नेक्स्ट पॉइंट है अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा किया। नेक्स्ट है अपर्याप्त व्यापारिक तकनीक थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसकी कि पुर्तगीज वायसरायों पर पुर्तगाली राजा का अधिक नियंत्रण था। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है, जो कि पुर्तगालियों का जो पतन हुआ ये सब प्रमुख कारण है, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण जिनमें गुजरात और कालीकट तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। तो दोस्तों आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि पुर्तगालियों के आने से भारत में कौन सी चीज़ों या कौन से उद्योग, क्या चीज़ की शुरुआत हुई थी। तो उनमें है तंबाकू, जहाज, प्रिंटिंग प्रेस। तो देखिए भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने ही किया था। आपसे इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं प्रश्न। नेक्स्ट है दोस्तों 1556 ईस्वी में गोवा में पुर्तगालियों ने भारत का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। तो आपको याद रखना है कि गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने किया? पुर्तगालियों ने किया। भारतीय जड़ी बूटियों और औषधियों वनस्पतियों पर यूरोपीय लेखक द्वारा लिखित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ 1563 में गोवा से प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि ईसाई धर्म का जो मुग़ल शासक अकबर के दरबार में प्रवेश जो फादर एकाविका और मांसरेत के नेतृत्व में हुआ था। तो आपको याद रखना है कि एग्ज़ाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ईसाई धर्म का जो मुग़ल शासक था अकबर के दरबार में प्रवेश जो है फादर एकाविका और मांसरेत को नेतृत्व में हुआ था। तो आपको ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पुर्तगालियों के साथ भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ। तो बहुत बार एग्ज़ाम में ये पूछे जा चुके हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम में। तो आपको याद रखना है कि एग्ज़ाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं या आने की संभावना है कि पुर्तगालियों द्वारा जो भारत में आगमन हुआ उनके साथ कौन सा स्थापत्य कला की स्थापना हुई या आगमन हुई। तो वो है क्या है? गोथिक स्थापत्य कला। तो ये बातें आपको याद रखना है दोस्तों कि पुर्तगालियों के जो साथ भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ। तो आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों आपने जाना डच किस प्रकार से भारत में किन किन जगहों पर इनका कौन कौन से कार्य हुआ और कौन कौन से व्यक्ति डच आए थे, आपने जाना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डच के बारे में। तो डच जो कि सेकेंड यूरोपीय यात्री थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ PDEDF। आपने पुर्तगालीज के बारे में जाना। अब हम डच के बारे में पढ़ेंगे, इनके बाद हम अंग्रेज़ के बारे में पढ़ेंगे, डेन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनके बाद लास्ट में फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार से यूरोपियों का आगमन हुआ है। तो हम देखते हैं डच 1602 ईस्वी में डच हॉलैंड जो है, इसको हॉलैंड भी कहते हैं, डच को हॉलैंड भी बोलते हैं। संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी को डच संसद द्वारा जो है 21 वर्ष के लिए भारत और पूरब के देशों के साथ व्यापार करने, आक्रमण और विजयी करने के संबंध में अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। तो आपको ये बातें याद रखना है कि 21 वर्षों के लिए वहाँ की संसद द्वारा भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने, आक्रमण और विजयी करने के संबंध में अधिकार प्राप्त हुआ था। किसको? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आरंभिक पूंजी जिससे उन्हें व्यापार करना था, उनका जो था 6,50,00,000 गिल्डर थी। तो आपको इतना फैक्चुअल तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो आरंभिक पूंजी था उनका व्यापार कितना था। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख,
10 लाख, तो 65 लाख, सॉरी 65 लाख जो है गिल्डर थी इनकी आरंभिक पूंजी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत में शीघ्र ही वेरिंगदे ओस्तोद इंडेस कंपनी ने मसाला व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। तो वेरिंगदे जो हैं भारत में शीघ्र ही वेरिंगदे ओस्त इंडेसे कंपनी ने मसाला व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट है, भारत में डच फैक्ट्रियों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि पुल्लीकट स्थित जो है गेल्ड्रिया के दुर्ग के अलावे सभी डच बस्तियों में कोई भी किलेबंदी नहीं थी। तो आपको याद रखना है कि डच फैक्ट्रियों की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। तो उन्होंने जो है पुल्लीकट स्थित जो है गेल्ड्रिया के दुर्ग के अलावे सभी डच बस्तियों में कोई भी किलेबंदी नहीं थी। तो आपको याद रखनी है ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत से अधिक रुचि इंडोनेशिया के मसाला व्यापार में थी। तो देखिए, डच का जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनका जो भारत से अधिक जो क्या था, इंडोनेशिया के मसाला व्यापार में थी। तो भारत के ही रास्ते से होकर उन्होंने इंडोनेशिया में मसाला व्यापार करना चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, डचों ने 1613 में जाकार्ता को जीतकर वेटविया नामक नए नगर की स्थापना की। 1641 में डचों ने मलक्का और 1658 में सिलोन पर कब्जा किया। तो आपको याद रखना है कि जाकार्ता जो इंडोनेशिया की राजधानी है, जाकार्ता को जीतकर वेटविया नामक नगर की स्थापना किया। 1661 में डचों ने मलक्का और 1658 में सिलोन पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, डचों ने 1605 में मछलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाने की स्थापना की थी। तो एग्ज़ाम में स्पष्ट आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि डच द्वारा कब मछलीपट्टनम में प्रथम कारखाना खोला गया है, तो 1605 में। इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकते हैं कि डच द्वारा कहाँ पर प्रथम डच कारखाने खोले गए थे, तो मछलीपट्टनम में। अब डच के बारे में ये बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि डच द्वारा जो भारत में स्थापित अन्य कारखाने कहाँ पर किए। प्रथम कारखाना तो आपने जान लिया कि ये मछलीपट्टनम में हुआ था। कब हुआ था? 1605 में। उनके बाद देखिए 1610 में पुल्लीकट में इन्होंने डच कारखाने स्थापित किए। उनके बाद सूरत में 1616 में किया है इन्होंने। फिर बिमलीपट्टनम में है जो 1641 में। उनके बाद करिकाल में है 1645 में। चिरसूना जो है 1653 में है। कोची जो है कोची में इन्होंने 1663 में स्थापित किया है। कासिम बाजार पटना बालासोर नागापट्टनम 1658 में इनकी स्थापना किया है। तो आपको ये याद रखना है कि कासिम बाजार पटना बालासोर नागापट्टनम में 1658 में क्या बोलता है यहाँ पर कंपनियों का स्थापना किया था डच कारखाने का। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि डचों द्वारा भारत से नील, सोरा, सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। डच द्वारा भारत से नील, सोरा, सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। डच जो है, नेक्स्ट पॉइंट है, डच लोग मछलीपट्टनम से नील का निर्यात करते थे। मुख्यतः डच लोग भारत में सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। तो आपको याद रखना है जिस प्रकार से पुर्तगाली जो है मसाला और विलासिता की वस्तुएं को व्यापार करते थे, उसी प्रकार से डच की क्या प्रमुख जो व्यापार भारत से संबंध रहा है, तो सूती वस्त्र का रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूरत स्थित डच व्यापार निर्देशालय डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक लाभ कमाने वाला प्रतिष्ठान था। तो सूरत स्थित जो डच का व्यापार निर्देशालय था वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वाधिक लाभ कमाने वाली प्रतिष्ठान था। नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री पिपली में स्थापित की गई, लेकिन शीघ्र ही पिपली की जगह बालासोर में फैक्ट्री की स्थापना की गई है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री पिपली में किया गया, लेकिन कुछ ही समय बाद शीघ्र ही पिपली की जगह बालासोर में फैक्ट्री स्थापना की गई। नेक्स्ट है, 1653 में चिनसूरा अधिक शक्तिशाली डच व्यापार केंद्र बन गया। यहाँ पर डचों ने
गुस्तावुल नाम के किले का निर्माण किया। तो आपको याद रखना है चिंसूरा जो जगह है डच द्वारा जो शक्तिशाली केंद्र बन गया था, यहाँ पर डचों ने गुस्तावुल नाम के किले का निर्माण किया था। तो एग्ज़ाम में आपसे स्पष्ट पूछे जा सकते हैं कि गुस्तावुल किले किनके द्वारा निर्माण किया गया, तो डच द्वारा। गुस्तावुल जो किला है कहाँ पर, तो चिंसूरा में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बंगाल से डच मुख्यतः सूती वस्त्र, रेशम, सोरा, अफीम का निर्यात करते थे। नेक्स्ट है, डचों द्वारा जो है कोरोमंडल तटवर्तीय प्रदेश से सूती वस्त्र का व्यापार किया जाता था। मलाबार के तटवर्तीय प्रदेशों से डच मसालों का व्यापार करते थे। नेक्स्ट है, डचों ने पुल्लिकट में अपनी स्वर्ण निर्मित पेगोंडा सिक्के का प्रचलन करवाया था। तो आपको याद रखना है, पुल्लिकट में अपने स्वर्ण जो निर्मित पेगोंडा है सिक्के का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, डचों ने भारत में पुर्तगालियों को समुद्रिक व्यापार से एक तरह से निष्कासित कर दिया, लेकिन अंग्रेज़ों के नौसैनिक शक्ति के सामने डच नहीं टिक सके। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डच के बाद अंग्रेज़ ही आए थे भारत जो यूरोपीय आगमन में, तो अंग्रेज़ों ने इनकी ज़्यादा दिन यहाँ पर टिकने नहीं दिया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, डचों और अंग्रेज़ों के बीच बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आपको याद रखना है। डचों और अंग्रेज़ों के बीच जो है 1759 ईस्वी में लड़े गए बेदरा के युद्ध में भारत ने अंग्रेज़ी नौसेना की सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया। तो अंग्रेज़ जो हैं वो अंग्रेज़ और डचों के बीच जो युद्ध हुआ वो बेदरा का युद्ध बोला जाता है। कब हुआ था? 1759 में। तो इन्हीं में भारत जो है अंग्रेज़ी सेना की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करते हुए डचों को भारत व्यापार से अलग कर दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में डचों की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? जिस प्रकार से आपने जाना कि पुर्तगालियों का किन कारणों से यहाँ पर पतन हुआ, उसी प्रकार से डच की असफलता का क्या कारण रहा था? तो इसका जो है सरकार के सीधे नियंत्रण में होना, कंपनी के भ्रष्ट अयोग्य पदाधिकारी और कर्मचारी था, इनका प्रमुख कारण था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में डचों के आगमन के परिणाम स्वरूप यहाँ का सूती वस्त्र उद्योग निर्यात की सर्वोच्च स्थिति में पहुँच गई थी। तो जिस प्रकार से डच का आगमन भारत में हुआ तो इनके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? सूती वस्त्र उद्योग निर्यात की सर्वोच्च जो है स्थिति पहुँच गया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारतीय वस्त्रों के यूरोप में निर्यात का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि इंग्लैंड आगे चलकर वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण बन गया। तो आपको ये बातें याद रखनी है दोस्तों कि भारतीय वस्त्रों के जो यूरोप में निर्यात का जो इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि इंग्लैंड आगे चलकर वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया भारत में। तो दोस्तों आपने इस लेक्चर के माध्यम से जाना यूरोपियों का जो आगमन हुआ है, 2 यूरोपीय देशों के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ें। आगे चलकर मैं और तीनों जो भी इनको 2 खंडों में, मैंने पहले ही बताया कि मैं 2 खंडों में इन्हें बताऊंगा। तो आपने पुर्तगाल और डच के बारे में जाना स्पष्ट रूप से और एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपने जाना। तो आगे मैं अंग्रेज़, डेन और फ्रांस के बारे में बताऊंगा। इसी प्रकार से एक सीरीज़ चलते रहेगी 1-2 दिन करते करते हुए। तो दोस्तों आप मेरे YouTube चैनल हर्ष के साथ राज से जुड़े, और मैं आप एक समझदार स्टूडेंट हैं, तो मैं आपसे सिर्फ यही विनती करूंगा कि जब आप मेरे लेक्चर देखें तो इस टाइप के प्रश्न आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टॉपिक से आप प्रश्न खोजें और देखें कि क्या मैं जो पढ़ा उससे प्रश्न के आंसर सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, वो प्रश्न अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। तभी आपको लगेगा कि नहीं, जो मैं पढ़ा हूँ, जो मैं जिस एजुकेटर से मैं पढ़ा हूँ वो निश्चित तौर पर सार्थक हुआ है। तो आप एक समझदार स्टूडेंट होने के नाते ये काम ज़रूर करें, आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पोर्टेंट रखेगा। तो दोस्तों आपसे हमारी विनती है कि आप लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्त को भी शेयर करें जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं ये वीडियो आधुनिक भारत का इतिहास का एक सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ, तो प्रत्येक एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए किया हूँ। तो आप हमसे जुड़िए। थैंक यू, धन्यवाद।